students, I welcome you all in the King's Academy. Myself Priya and I am taking your science subject. और हमारा आज का टॉपिक है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. कल हमने प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में पढ़ा था. अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस कर लेते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट विथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए. और वो चीज़ें हैं कि जितने भी ब्रह्मांड, ये पूरा जो सृष्टि है, ये सारी की सारी सृष्टि बनी हुई है सेल से. और हर एक सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है. यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग सेल है करंटली हमारे पास, यानी कि हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास है सारे के सारे बने हुए हैं एक सिंगल सेल से. यानी कि सारे सेल्स का ओरिजिन जो है वो एक सिंगल सेल से हो रहा है और वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है. तो अब हम बात करते हैं हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल की. पर प्लांट सेल और एनिमल सेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा उसका डायग्राम. सो मैं यहाँ पे आपके प्लांट सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफरेंट करती है वो ये है कि जो हमारा प्लांट सेल है उसके पास होती है सेल वॉल. प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल, जो कि हमारे एनिमल सेल के पास प्रेजेंट नहीं होती है. और ये सेल वॉल जो है इसको रिजिड बनाने में हेल्प करती है. ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर अभी मैं बना रही हूँ ये है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस. और यहाँ पर हमारे प्रेजेंट होंगे गोल्जी बॉडीज, जो कि फ्लैट शीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और उसके बाहर हमारे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके बाहर हमारी प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि बहुत बड़ी शीट्स के रूप में प्रेजेंट होती है. और ये जो शीट्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं. ये मैंने दो ही साइड्स पे बनाई है. ये हमारा प्लांट सेल बन के तैयार हो गया है. अब मैं इसकी लेबलिंग कर दूं, एक मिनट फिर समझाती हूँ आपको. दिस आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, उसको हम कहते हैं सेल वॉल. और सेल वॉल के नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. चलिए अब हम सबसे पहले अपने प्लांट सेल को समझ लेते हैं. मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ दोबारा से कि ये हमारा प्लांट सेल है. कौन सा सेल है? ये हमारा प्लांट सेल है. अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी. जो प्लांट सेल है उसकी सबसे आउटर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं सेल वॉल. और ध्यान देने वाली बात यही है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो इस सेल वॉल का ही होगा, कि जो प्लांट सेल है उसके पास सेल वॉल होएगी और जो एनिमल सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं होएगी. तो बेसिकली अब हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट है. बट इस सेल वॉल का फंक्शन क्या है, मतलब क्यों प्रेजेंट है ये सेल प्लांट के अंदर? तो ये सेल वॉल जो है ये प्लांट्स के अंदर इसलिए प्रेजेंट है सो दैट कि ये प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके. क्योंकि प्लांट्स ने एक जगह पे खड़े रहना है
हवा का टेम्परेचर भी आएगा, हवा भी आएगी, तेज गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी। अब एनिमल्स की तरह प्लांट्स का ये तो नहीं है कि अगर बारिश आई तो वो कहीं पेड़ के नीचे आके छाँव ले लेंगे। पेड़ कहाँ जाएगा? जानवर तो पेड़ के नीचे जाके छाँव ले लेगा, बट पेड़ कहाँ जाएगा? उसको तो मजबूत टिके रहना पड़ेगा ना। उसके लिए इसके पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल, और ये सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली क्या फंक्शन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? एंट्री और एग्जिट करती है। किसका? कि जो भी खाना भी अगर अंदर आना है ना सेल के अंदर, वो किसके थ्रू आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करेगी कि प्लांट के अंदर क्या आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है। ठीक है, ये सारा काम देखेगी कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये चेक करता है एंट्री किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स अंदर आ रहे हैं, जो हमें चाहिए वही आ रहे हैं, जो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे टॉक्सिन्स होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी हद तक वो खुद कंट्रोल कर लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि हाँ ये सब्सटेंस हमें नहीं चाहिए तो ये हम नहीं लेंगे अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बात गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडीज जो है ऐसे ऐसे इस टाइप में, ये फ्लैट शेप में होती हैं और इसके टू पार्ट्स होते हैं, वन इज सिस्टर्नेस एंड अदर वन इज वैक्यूल्स। तो गोल्जी बॉडीज का क्या काम है? गोल्जी बॉडीज का काम मैंने आपको कल भी बताया था कि गोल्जी बॉडी क्या करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो खाना बनाएगा, गोल्जी बॉडी क्या करेगी? उसको स्टोर करेगी, उसको पैक करेगी। उसको क्या करेगी? उसको पैक करेगी या तो वैक्यूल्स की फॉर्म में या सिस्टर्नेस की फॉर्म में, और उसको ट्रांसपोर्ट करेगी कहाँ? प्लांट के उस पार्ट में जिसको उसकी ज़रूरत होगी, सेल के उस पार्ट में लेके जाएगी जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ रही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो डॉटेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर मैंने कल भी बताया था आपको कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स और डीएनए। इनका क्या काम होता है? हेरिडिटी में मेन रोल प्ले करते हैं ये। जो पेरेंट्स टू कैरेक्टर्स जाते हैं न्यू यंग वंस, वो किसके थ्रू जाते हैं? वो क्रोमोसोम्स और डीएनए के थ्रू जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो हेरिडिटी में मेन रोल प्ले करेगा वो होगा इसका क्रोमोसोम्स और डीएनए का। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है हमारा, इसको हम कहते हैं कंट्रोल बॉडी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस पूरे सेल पे कंट्रोल करके रखेगा कि कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होनी है या नहीं होनी है, या होनी है तो कब होनी है और कितने अमाउंट में होनी है, वो सारा चेक कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है। न्यूक्लियस के बाद हमारा अनदर स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये लिखा नहीं है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? ये इंटरकनेक्टेड शीट्स है, यानी कि एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिंक्ड होती है। और इसके अंदर कुछ एक ऐसी होती है जिनके ऊपर जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डॉट्स जो मैंने लगाए हैं, दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स। तो इनको क्या कहते हैं हम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स है उनका क्या काम है? उनका काम क्या है? उनका काम है खाना बनाना, यानी कि खाना तो बनाएगा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम ही है। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, अगर उसके अंदर राइबोसोम है तो राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये क्या करेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये सेल को प्रोटीन्स बना के देगा और साथ में वहाँ पे पहुँचाएगा जहाँ पे ज़रूरत है। तो एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो रफ दिखती है, और जो दूसरी है वो यहाँ से स्मूथ दिखेगी। स्मूथ मतलब उसके ऊपर कोई वो नहीं होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो सिंथेसिस करती है फैट्स की और लिपिड्स की। और साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर ये जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसका मेन काम है सेल से टॉक्सिकेंट्स को बाहर निकालना, कि ये सेल के इंटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब आप बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स के अंदर एक फिनोमिनन होता है, दैट फिनोमिनन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो उस फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और यही डिफरेंस है किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स में, कि एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता। क्यों नहीं प्रेजेंट होता? क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक फाइंड ऑफ फॉर्म, ये एक फॉर्म है किसकी? प्लास्टिड्स की। ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में प्लांट की हेल्प करेगा, खाना बनाने में प्लांट को हेल्प करेगा। कौन? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया की। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया।
तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? एनर्जी जनरेट करना प्लांट के लिए। अब अगर हम जैसे कहते हैं कि अगर हमें भूख लगी हो तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है, बट प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट को एनर्जी मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है एटीपी, और वो एटीपी क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराने में, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करवाने में, ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करवाने में प्लांट की हेल्प करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से ये इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट का या एनिमल्स का दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी ये माना जाता है कि इसके थ्रू ही रेस्पिरेशन होएगी, ठीक है। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल हम कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और अब ये जो आपको सबसे बड़ा देखने में मिल रहा है ये है वैक्यूल, ठीक है। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल का साइज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये जो वैक्यूल है ना, ये लिक्विड फॉर्म में सब कुछ स्टोर करता है, यानी प्रोटीन्स, फैट्स, लिक्विड्स, अमाइनो एसिड्स सब कुछ स्टोर होगा किसमें? वैक्यूल में। और ये क्या करेगा? वैक्यूल हेल्प करता है कि जो प्लांट है वो बर्स्ट ना हो जाए, प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट ना हो जाए, उसकी फ्लुएंसी मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लांट सेल। अब हम एनिमल सेल को कर लेते हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। तो एनिमल सेल तो बहुत ही सिंपल है, जिसको मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अवर एनिमल सेल। एनिमल सेल की सेम ठीक है। एनिमल सेल का भी सेम वही स्ट्रक्चर है। फ़र्क कहाँ आ गया? जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। एनिमल सेल की पहली जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर वही सेम स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड दिस वन इज गोल्गी। ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे कि आप देख रहे हो। पहली जो आउटर मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वही काम यहाँ पर भी फिर से होएगा कि एंट्री और एग्जिट करना है कि कौन सा मटेरियल एनिमल सेल के अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा। ये काम किसका होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेम एज दैट इन एनिमल प्लांट सेल, सॉरी। तो यहाँ पर फिर आ जाती है हमारी गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ का काम फिर से वही है। गोल्जी बॉडीज़ का क्या काम है? गोल्जी बॉडीज़ का काम है कि जो खाना बन चुका है, जो प्लांट ने प्रोड्यूस बना लिया है, उसको यानी कि क्या करेगा? गोल्जी बॉडी पैक करेगा, स्टोर करेगा और लेके जाएगा प्लांट के उस पार्ट में या एनिमल के उस पार्ट में जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो गोल्जी बॉडी स्टोरेज का काम भी करता है। तो गोल्जी बॉडी को हम कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें न्यूक्लियस की, सेम एज दैट विद प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल बॉडी के रूप में काम करता है। न्यूक्लियस देखेगा कि प्लांट को कब और कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, प्लांट को कब मैंने क्या प्रोवाइड करवाना है, ये काम किसका रहेगा? ये काम रहेगा हमारे न्यूक्लियस का। सेम विद दैट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम फिर से वही एनर्जी रिलीज करवाएगा, ये एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करेगा। तो विच मीन्स की जो रेस्पिरेशन है प्लांट की वो किसके थ्रू या एनिमल की किसके थ्रू होगी? वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वैक्यूल की। तो वैक्यूल का अगर आप साइज कंपेयर करना चाहो तो देखो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल कितना बड़ा है और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल कितना छोटा है, क्योंकि एनिमल्स को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एनिमल सेल ईजिली बर्स्ट नहीं होता है, ठीक है।
और इसके बाद वही फिर से लाइसोसोम्स। लाइसोसोम का क्या है, लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम ये चेक करेगा कि जो हमारा ये है सेल, इसके अंदर जितने भी डीजनरेट ऑर्गेनेलिज है, यानी कि अगर आपको पता हो तो हमने कल भी किया था कि जो सेल है उसकी कुछ एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है कि ये सेल इतने टाइम तक जिएगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल है, ठीक है। तो वो मिलियंस और ट्रिलियंस ये नहीं कि वो बचपन से लेकर डेथ तक वो उतने ही रहे, वो बड़े भी, वो कम भी हुए, कुछ नए ऐड हुए, कुछ पुराने बाहर निकले। तो जो पुराने सेल हैं जिनका हमें पता है सेल को कि अब इसका कोई इतना हमें फंक्शन रहा नहीं है, हमारे पास न्यू सेल्स आ चुके हैं और वो टाइम टू टाइम डीजनरेट हो रहे हैं पुराने सेल, तो उनको सेल से बाहर कौन लेके जाएगा, उनको सेल से बाहर लेके जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम ये करता है दो प्रोसेसेस के थ्रू, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अब अगर आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कंपेयर करना चाहो तो आपको पता चलेगा कि जो सेल वॉल है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है बट वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये हमारा एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट मैंने पहले भी बताया किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब एनिमल्स जो है ये अपना खाना या तो खुद बना रहे हैं, अगर खुद बना रहे हैं तो वो बहुत कम है, ठीक है, और वैसे है ही नहीं, निग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। बैक्टीरियाज या वायरसेस वगैरह आते हैं बट उनको हम प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ही कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है। उनको मैंने कल आपको बताया था वो अलग ग्रुप में कैटेगराइज होते हैं। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की तो ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, ठीक है। तो अगर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद खाना बनाना नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वैक्यूल, जो वैक्यूल है उसका बहुत बड़ा साइज है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, और उसका एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा साइज है, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉमन से डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अभी मैं आपको 2 मिनट में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज्म हैं उनको हम क्या कहते हैं वो लिख के बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, किस में हेल्प करता है, वो करता है स्टोरेज में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये करता है हेल्प पैकिंग और स्टोरेज में, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। न्यूक्लियस हमारा, इसको हम कहते हैं कंट्रोल बॉडी ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो खाना है वो कौन बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से बन रहा है। बट हमें खाने के बाद एनर्जी भी तो चाहिए ना, वो खाना यूटिलाइज होएगा बाद में, एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा हमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको हम कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद आता है हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी चीज़ को फटाफट डिसॉल्व कर सकते हैं, वो ख़त्म कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, और साथ में एक इसका और नाम होता है जिसको हम कहते हैं क्लीनिंग एजेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ एक, हमारे जो ऑर्गेनेलिज्म के कुछ ये फिक्स्ड नेम है कि जो हम उनको कहते हैं, यानी कि इनके ये तो इनके नेम है बट हम इसके अलावा इनको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
तो आई होप सो कि आपको ये आज का टॉपिक प्लांट सेल और एनिमल सेल क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।